हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात कर लिया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, एपी का मैंने सम का और जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखाया था, फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ आईआईटी के पूछे हुए क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। किसके बारे में? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में आज हम बात करेंगे? अर्थमेटिक मीन। तो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन सिंपली एवरेज होता है। ठीक है, क्या होता है? सिंपली एवरेज। जैसे देखिए, अगर दो नंबर है, ठीक है, द अरिथमेटिक मीन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ two numbers A and B, arithmetic mean of two numbers A and B are A plus B upon 2, A plus B upon 2। ठीक है, दो नंबर अगर A और B है, ठीक है, तो उनका अगर अर्थमेटिक मीन पूछता है तो क्या हो जाएगा? A plus B अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह अगर तीन नंबर है, ठीक है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स, द अरिथमेटिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स A, B and C are A plus B plus C अपॉन 3। ठीक है, देखिए दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या हो जा रहा है? उन दोनों नंबर्स का सम अपॉन 2। तीन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या हो जा रहा है? तीनों नंबर्स का सम अपॉन 3। ठीक है, तो सिंपली क्या है? नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता है? नंबर्स का एवरेज। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये बात यहां तक समझ में आए तो आप लोग सोच के बताइए कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ मीन ऑफ थ्री नंबर्स, the arithmetic mean of three numbers A1, A2, A3, A4 से लेके AN। ठीक है, सॉरी, द अर्थमेटिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स नहीं, द अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। ठीक है, अगर आपके पास n नंबर्स है, ठीक है, आपके पास अगर n नंबर्स है और वो n नंबर्स कौन कौन है? A1, A2, A3, A4 से लेके AN तक। ठीक है, तो उन सारे नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या हो जा रहा है? हो जाएगा। देखिए, दो नंबर्स थे तो दोनों नंबर्स का सम अपॉन 2, तीन नंबर्स थे तो तीनों नंबर्स का सम अपॉन 3। इसी तरह अगर चार नंबर होते तो चार नंबर्स का सम अपॉन 4। इसी तरह पांच नंबर्स होते तो पांच नंबर्स का सम अपॉन 5। ठीक है, इसी तरह n नंबर्स है तो n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? इन सारे नंबर्स का सम, जैसे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके AN तक अपॉन n। क्या हो जाएंगे? अपॉन n। ठीक है, अब देखिए अरिथमेटिक मीन को हम शॉर्ट में इन शॉर्ट AM से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन को हम इन शॉर्ट AM से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या? दो नंबर्स का सम अपॉन 2। ठीक है, तीन नंबर्स का तीनों का सम अपॉन 3। n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या? उन सारे n नंबर्स का सम अपॉन n। तो अर्थमेटिक मीन का सिंपली फंडा है कि सारे नंबर्स को जोड़ दो और जितने नंबर्स है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, जितने नंबर्स है उससे डिवाइड कर दो। जैसे n नंबर है तो नीचे में n, दो नंबर है तो नीचे में दो, तीन नंबर है तो नीचे में तीन, ठीक है, और ऊपर में सारे नंबर्स के सम।
क्या निकल जाएंगे, अर्थमेटिक मीन। यानी कि यहां से क्या पता चल रहा है कि अर्थमेटिक मीन सिंपली एवरेज होता है, ठीक है, एक तरह का एवरेज हुआ, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते और एक नए टर्म के बारे में बात करेंगे कि अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। और फिर मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि अर्थमेटिक मीन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या रिलेशन है इनका, ठीक है। अभी तक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं और बहुत छोटा सा लिंक है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। बाकी ये इन दोनों में ऐसे कोई ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। तो आप इनको नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन्स, और मैं बताऊंगा कि अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए पहले। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक नए टर्म को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पर, जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। क्या नाम है, अरिथमेटिक मीन्स। तो समझिए कि अरिथमेटिक मीन्स होता क्या है। अरिथमेटिक मीन्स को हम AMS से डिनोट करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन्स को हम AMS से डिनोट करते हैं। और देखिए अरिथमेटिक मीन्स होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन्स दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन्स दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सबसे पहले इन दोनों का कोई लिंकअप नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसको मैं साथ इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मैं दोनों को ये बता सकूं कि दोनों में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। हाँ, कहीं आएंगे जैसे फॉर्मूले में आ जाएंगे कुछ कुछ, लेकिन टर्म दोनों अलग अलग है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन्स का क्या मतलब है, तो अगर कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन इस तरह का आएगा, आपके पास आएगा भी तो, ठीक है। इंसर्ट इस टाइप का, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स, 5 अरिथमेटिक मीन्स, insert 5 arithmetic means between 4 and 26, ठीक है। दो, देखिए क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि 4 और 26 दो नंबर है, ठीक है। इन दोनों नंबर के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कीजिए, मतलब 5 अरिथमेटिक मीन को एडजस्ट कीजिए। अब समझिए, यहीं से अरिथमेटिक मीन का मीनिंग निकल के आएगा कि देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए तो स्टूडेंट समझिए कि ये जो टर्म है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन नहीं होगा, सॉरी अरिथमेटिक मीन्स आएगा, ठीक है। कि इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 26। देखिए अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंट्रोड्यूस किया है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सिंपली एवरेज, ठीक है। लेकिन अरिथमेटिक मीन्स अलग टर्म, और इसका मीनिंग समझिए कि अरिथमेटिक मीन्स का मीनिंग क्या है। जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 और 26 के बीच में, 4 और 26 के बीच में
5 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है। इसका मीनिंग हुआ कि 4 और 26 के बीच में 5 ऐसे नंबर को एडजस्ट करना है, 5 ऐसे नंबर को इंसर्ट करना है ताकि 4 वो 5 नंबर्स और 26 मिलके 7 टर्म्स का एक एपी बन जाए। क्या मैं अरिथमेटिक मीन्स को A1 A2 A3 A4 और A5 से थोड़ी देर के लिए डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। लेट मैंने इसको मान लिया कि ये जो पांचों अरिथमेटिक मीन्स है उसको मैंने A1 A2 A3 A4 A5 मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप इस A1 A2 A3 A4 A5 को 4 और 6 के बीच में इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि ये पांचों 4 ये पांचों नंबर और 26 मिलके एक एपी बन जाए, ठीक है। 4 A1 A2 A3 A4 A5 और ये B मिलके क्या बन जाए, एपी बन जाए, ठीक है। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन में ऐसा कुछ है कि इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, यानी कि कह रहा है कि 5 ऐसे नंबर को A और B के बीच में एडजस्ट कीजिए ताकि A वो 5 नंबर और B मिल करके एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास मसला क्या है कि इन हम पांचों नंबर को निकालेंगे कैसे, ठीक है। इन पांचों नंबर को हम निकालेंगे कैसे, मीनिंग तो क्लियर हो गया। तो देखिए अब क्या है कि 4 A1 A2 A3 A4 A5 और आपका B की जगह कितना 26, ठीक है। ये मिलके एक एपी बन रहे हैं ना। ये जो है 4 A1 A2 A3 A4 A5 और 26 ये एक एपी बन रहा है जिसका अब इस 7 टर्म्स के एपी में लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है। तो हम A1 A2 A3 A4 A5 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इन सबको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस एपी का कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि Tn इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस ये जो 7th टर्म है ये कितना है 26, तो मैंने Tn के जगह रख दिया 26, ठीक है। अब दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो A के जगह कितना आ जाएगा 4। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, पहले 5 थे, ये इन दोनों को लेके 7, तो N माइनस 1 की जगह 6, तो 4 प्लस 6D इक्वल्स टू 26 आ गया। तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, तो D का वैल्यू हो जाएगा 26 माइनस 4/6। देखिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया। अब जैसे ही कॉमन डिफरेंस आ गया हम यहाँ से A1 को बहुत आसानी से क्या लिख सकते हैं 4 प्लस D, इसी तरह A2 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 2D, A3 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 3D, इसी तरह से A4 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 4D, A5 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 5D लिख सकते हैं। तो देखिए हम अब ये तो समझ गए हैं कि अरिथमेटिक मीन्स का मीनिंग क्या है और दो नंबर्स के बीच में हम अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं इसी को जनरलाइज करूंगा, ठीक है, कि जैसे एन अरिथमेटिक मीन्स को हम दो नंबर के बीच में इंसर्ट कैसे करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे उस केस में, ठीक है। फिर सारे अरिथमेटिक मीन्स यानी कि A1 से लेके AN तक जितना भी अरिथमेटिक मीन्स है उन सब का सम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उन सब के बारे में अब हम बात करेंगे। तो अगर जो लोग इसको लिखना चाहते हैं जल्दी से लिख लीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जो लोग नोट नहीं कर पाए होंगे स्क्रीन को पॉज करके अपना नोट करते रहेंगे, ठीक है। अब जनरलाइज करते हैं हम इसी को।
चलिए अब देखिए मैं जनरलाइज करता हूं, ठीक है, इसको भी मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही देता हूं। इंसर्ट n arithmetic means n arithmetic means between A and B, ठीक है। A और B के बीच में हमें n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है, यानी कि n अरिथमेटिक मीन्स को एडजस्ट करना है, यानी कि हमें A और B के बीच में n नंबर्स को, ऐसे n नंबर्स को एडजस्ट करना है कि A वो n नंबर्स, ठीक है, और B मिलकर n+2 टर्म्स का एक AP बना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट A1 अरिथमेटिक मीन्स को मैं निकालने के लिए A और B के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है, ठीक है। तो उन अरिथमेटिक मीन्स को मैं A1 A2 A3 A4 से लेके AN मान लेता हूं, ठीक है। फिर उन सबका वैल्यू मैं धीरे धीरे फाइंड कर दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स लाइट चली गई है, ठीक है, तो आने पे मैं इससे आगे कंटिन्यू करता हूं। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि n अरिथमेटिक मीन्स को दो नंबर a और b के बीच में हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। दो नंबर a और b के बीच में हम कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है, n अरिथमेटिक मीन्स को, यानी कि वो n जो नंबर्स है क्या क्या होंगे, ताकि उसको a और b के बीच में प्लेस करने से a वो नंबर्स और b एक AP बन जाए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि A1 A2 A3 A1 A2 A3 से लेके AN जो है ना अरिथमेटिक मीन्स है, ठीक है। ये जो A और B के बीच में जो अरिथमेटिक मीन्स है उनको मैंने अज्यूम कर लिया A1 A2 A3 से लेके AN। अब इसका वैल्यू निकालना ही हमारा M है, ठीक है। अगर हम इसका वैल्यू निकाल ले तो हम आसानी से A और B के बीच में इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर A1 A2 A3 से लेके AN तक ये A और B के बीच का n अरिथमेटिक मीन्स है, तो इसका मतलब A स्मॉल a, फिर A1 A2 A3 से लेके AN B, ठीक है। ये जो आपका सीक्वेंस लिखा हुआ है ये एक AP बन जाएगा, एक AP बनेगा। अच्छा, अब देखिए एक AP बनेगा, ठीक है। अब ये AP का टोटल टर्म कितना है, इस AP का टोटल टर्म कितना है, n+2 टर्म, ठीक है। n+2 टर्म हो जाएगा इस AP का, क्योंकि n अरिथमेटिक मीन्स ये और A और B टोटल कितने टर्म होगा, n+2 टर्म, जिसका पहला, अच्छा ये इस AP का जो n+2 टर्म का जो AP है इसका पहला टर्म क्या है A और लास्ट टर्म क्या है B, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैं इस AP के कॉमन डिफरेंस को मान लेता हूं D। लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू D, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को मैंने ले लिया D, ठीक है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस को मैंने D ले लिया तो D का वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। और अगर D का वैल्यू आ जाएगा तो फिर हम A1 A2 A3 का से लेके AN तक का हर एक अरिथमेटिक मीन्स का मैं वैल्यू आराम से निकाल लूंगा, ठीक है। ये जो अरिथमेटिक मीन्स में ये n टर्म्स है, हर एक टर्म का वैल्यू मैं आसानी से निकाल लूंगा, ठीक है। तो मेन क्या है हमारे लिए D का वैल्यू निकालना, ठीक है। अब हम D का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे, कैसे देखिए। तो ये AP जो है इसका लास्ट टर्म, ये कौन सा टर्म है, n+2th टर्म, n+2th टर्म, ठीक है। और फर्स्ट टर्म इस AP का ये है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि Tn इज इक्वल्स टू A+n-1 इंटू D, ठीक है। कि किसी भी AP का nth टर्म उसका फर्स्ट टर्म प्लस nth n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां जो हमें कौन से टर्म के बारे में बात करना है, तो n+2th टर्म, ठीक है। तो n+2th टर्म क्या है, B है, ठीक है। हम यहाँ पे n+2th टर्म को निकालने की कोशिश, तो n+2th टर्म हमारा क्या है, B है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तो और A की जगह तो A ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी फर्स्ट टर्म A है, प्लस
अच्छा अब देखिए n के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए nth टर्म निकालने का क्या तरीका था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो टी एन प्लस टू, एन प्लस टू टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, एन की जगह एन प्लस टू रखेंगे, तो एन प्लस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू डी, ठीक है। बी आपका एन प्लस टू टर्म था तो उसको मैंने यहां रख दिया, ठीक है। फिर ये किसके इक्वल हो गया, ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी। अब जरा ध्यान से देखिए, तो डी का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। डी का वैल्यू क्या हो गया, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने डी का वैल्यू निकाल दिया, अब हर एक a1 a2 a3 से लेके an हर एक का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए इस AP का a1 क्या टर्म है, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 प्लस a प्लस डी। इसी तरह a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस टू डी। इसी तरह a3 फोर्थ टर्म है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस थ्री डी। और डी का वैल्यू हमारे पास पहले से आ चुका है। सिमिलरली हम an का वैल्यू क्या बोलेंगे, an का वैल्यू हो जाएगा हमारा a प्लस एन डी। तो जरा ध्यान से देखिए, हर एक अरिथमेटिक मीन में जितने भी टर्म्स थे a1 से लेके an तक, हर एक का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन है 5 अरिथमेटिक मीन या 10 अरिथमेटिक मीन किन्हीं दो नंबर्स के बीच इंसर्ट करने, तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए अब यहां तक क्लियर, ठीक है। तो अब इसको नोट कीजिए, फिर हम बताएंगे कि इन सब का सम हम कैसे लेंगे, ठीक है। इन सब का हम सम कैसे लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए यहां तक। चलिए तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करिएगा, मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मिटाता हूं ऊपर से। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं अब इन सब का सम क्या हो जाएगा, ठीक है। आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी के बीच एन अरिथमेटिक मीन जो होंगे, ए और बी के बीच जो एन अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया गया है, ठीक है। आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी के बीच एन अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया गया, मीन नहीं, ए और बी के बीच एन अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो आप उन सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम बताइए, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, अभी तो मैं प्रोसेस से चल रहा हूं लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है, निकल के। जैसे अभी देखिए हम इन सब का सम ले लेंगे, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके an तक सबको जोड़ देंगे। अच्छा सबको जोड़ देंगे तो देखिए क्या ऐड में आएगा, a प्लस डी प्लस a प्लस टू डी प्लस a प्लस थ्री डी से लेके सो ऑन अप टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू सॉरी एन डी तक है ना, तो a प्लस एन डी, ठीक है। सब ये सब को जोड़ देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए कि a कितने टाइम्स आया, a तो n टाइम्स आएगा, पहले में भी एक है, दूसरे में भी एक है, इसी तरह हर एक में एक एक आया, तो n टाइम्स a आया, तो कितना हो जाएगा n a प्लस, अब देखिए सारे टर्म में से देखिए d प्लस टू डी प्लस थ्री डी प्लस फोर डी से लेके कहां तक है, एन डी तक। तो सब में से आप d कॉमन कर ले तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर से लेके कहां तक, n तक, ठीक है। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो क्या हो जाएगा d इंटू एन प्लस वन बाई टू होगा, और इधर क्या है n टाइम्स a। अब यहां पे मैं d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। d का वैल्यू क्या आया था स्टूडेंट्स हमारे पास, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, तो क्या बन जाएगा, d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही d का वैल्यू हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू।
अब देखिए n प्लस वन और n प्लस वन कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। बचा क्या 2na और एन बी माइनस एम एन मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या बन जाएगा एन बी माइनस एन ए, तो 2na माइनस एन ए कितना हो जाएगा एन ए प्लस एन बी अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा एन ए प्लस एन बी बाई 2, ठीक है। अब एन कॉमन कर देंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2, एन टाइम्स ए प्लस बी बाई 2। तो जरा ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट आया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट आया है। अब ये अच्छा रिजल्ट क्या है तो जरा ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच के एन अरिथमेटिक मीन्स का सम क्या आया है, तो जरा ध्यान से देखिए एन टाइम्स ए प्लस बी बाई 2, ये ए प्लस बी बाई 2 क्या है, तो ए प्लस बी बाई 2 जो है आपका ए और बी का अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है, ठीक है। ए और बी के एन अरिथमेटिक मीन्स का सम क्या आया, ए और बी का मीन यानी कि ए प्लस बी बाई 2 और इंटू एन, यानी कि ए और बी के बीच के एन अरिथमेटिक मीन्स का सम क्या हो जाएगा एन टाइम्स ए और बी का अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं कि एन टाइम्स एम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। चलिए तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिखवा देता हूं, फिर इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करते रहिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। मेरे समझ से इस पर लैंग्वेज लिखाने की जरूरत नहीं है, बस इतना यहां तक आप लोग लिख ले, ठीक है, यही काफी है, ठीक है। और समझ में अच्छा से आ गया होगा, अच्छे से आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन पे आता हूं, कुछ एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अब एक क्वेश्चन कीजिए, फाइंड द सम ऑफ क्वेश्चन है आपका एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। फाइंड द सम ऑफ 200 अरिथमेटिक मीन्स, find the sum of 200 arithmetic means between inserted between 3 and 105, between inserted between 3 and 105, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 3 और 105, ठीक है, दो नंबर्स है 3 और 105, जिसके बीच में 200 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो उन 200 अरिथमेटिक मीन्स का सम बताइए, ठीक है। तो देखिए हमारा ए के जगह पे 3 है, अभी ए के जगह पे ए और बी के बीच में जब एन अरिथमेटिक मीन्स होता था तो सबका सम क्या हो जाता था एन टाइम्स ए प्लस बी बाई 2। ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन होता था तो सारे एन अरिथमेटिक मीन का सम क्या हो जाता था एन टाइम्स ए प्लस बी बाई 2। तो यहां देखिए ए के जगह क्या है ए इज इक्वल्स टू 3, बी के जगह क्या है 105, ठीक है। और एन के जगह कितना है, कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया गया, यहाँ पे तो एन किया जा रहा था, यहाँ पे 200 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया जा रहा है, मीन्स 200 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब एन का वैल्यू कितना है 200, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 200, सबका सारे 200 अरिथमेटिक मीन्स का सम क्या हो जाएगा 200 टाइम्स 3 प्लस 105
3 प्लस 105 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 108 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 108 अपॉन 2 हो जाएगा आपका 54 इंटू 200 ठीक है 54 इंटू 200 दैट इज इक्वल्स टू 10800 ठीक है 10,800। तो बहुत ही सिंपल सा था ये क्वेश्चन, बहुत आसानी से आप लोग ने भी सॉल्व कर लिया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि इंसर्ट 20 अरिथमेटिक मीन्स, इंसर्ट 20 अरिथमेटिक मीन्स between 4 and 67 ठीक है। देखिए 4 और 67 के बीच में 20 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने, 20 अरिथमेटिक मीन्स। देखिए बार बार मैं यहाँ पे इंसर्ट के टाइम मीन बोल जा रहा हूं, लेकिन आप लोग अंडरस्टूड रहिएगा कि मीन्स होगा यहाँ पे, मीन्स अरिथमेटिक मीन्स, मीन नहीं होगा। तो 20 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं 4 और 67 के बीच में, तो कैसे करेंगे चलिए क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो देखिए ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना होता था तो हम क्या करते थे, हम बहुत आसानी से डी का वैल्यू निकालते थे, फिर हम a1 का वैल्यू a प्लस डी, a2 का वैल्यू a प्लस 2d ऐसे लिखते हुए चले जाते थे या नहीं। और अगर डी का वैल्यू डायरेक्ट ही आपको याद हो तो डायरेक्ट डी का वैल्यू निकालिए और फिर हर एक अरिथमेटिक मीन्स का वैल्यू निकालते चले जाइए ठीक है। तो अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो प्रोसेस से कीजिए जो मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन आप टाइम बचाने के लिए, अगर फॉर्मूला याद है तो टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए ठीक है। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी का वैल्यू होता था b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, जहां n क्या होता था नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स होते थे ना, और a क्या होता था फर्स्ट टर्म और 67 लास्ट टर्म ठीक है। तो b के जगह कितने हैं 67, a के जगह कितने हैं 4, n के जगह कितने नंबर है 20 प्लस 1। तो d का वैल्यू जरा ध्यान से देखिए कितना आ गया 3, d का वैल्यू आ गया 3। तो आपका पहला अरिथमेटिक मीन्स जो होगा a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 प्लस 3 7। इसी तरह a2 इसमें 3 और ऐड कर दीजिए तो 7 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 10। इसी तरह a4 ठीक है, सॉरी a3 कितना हो जाएगा, इसमें 3 और ऐड कर दीजिए 13। इसी तरह a4 इसमें 13 और ऐड कर दीजिए 16 ठीक है। तो इसी तरह से हम बोल देंगे कि अरिथमेटिक मीन्स, और इसी तरह से चलते जाइए। अब a4 के बाद और सारे टर्म्स नहीं निकालिए, अब सीधा लास्ट अरिथमेटिक मीन्स यानी कि कितना a20 निकाल दीजिए ठीक है। a1 a2 a3 a4 3 4 शुरू का निकाल के उसका डायरेक्ट लास्ट वाला अरिथमेटिक मीन्स का वैल्यू निकाल दीजिए ठीक है। तो लास्ट वाला जो होगा वो AP का क्या टर्म होगा, जैसे 4 और 67 भी तो 20 अरिथमेटिक मीन्स और साथ ही 4 और 67 मिलकर कितने नंबर ऑफ टर्म्स का AP बना दिया 22 टर्म्स का, जिसमें से लास्ट वाला जो अरिथमेटिक मीन है वो कैमा टर्म है 21वां टर्म है 21th टर्म है। तो a20 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका a प्लस a की जगह मतलब a की जगह हो जाएगा आपका कितना 4, तो 4 प्लस n की जगह 21 क्योंकि 20th टर्म है 21 माइनस 1 इंटू 3 कितना हो गया, जब ध्यान से देखिए तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 प्लस सॉरी 21 माइनस 1 हाँ 20 इंटू 3 60 प्लस 4 कितना हो जाएगा 64 ठीक है। तो देखिए अरिथमेटिक मीन्स अगर इंसर्ट करना हो तब भी हम बहुत आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है। और अगर अरिथमेटिक मीन्स का सम निकालना हो तो वो और भी आसान है ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे अप्लाई कर देना है ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां तक आप नोट कीजिए, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है इस एपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एपी से रिलेटेड उसको मैं एक साथ लिखवा देता हूं ठीक है। चलिए तो इसको नोट कीजिए अच्छे से।
तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहला, इन इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। क्या मीनिंग है समझिए। कोई एपी है, ठीक है, मान लीजिए 2 4 6 8, ठीक है, ये 4 टर्म्स का एक एपी है। अब इसके हर एक टर्म में आप कोई कांस्टेंट, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड कीजिए, ठीक है, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड कीजिए। मान लीजिए 2 4 6 8 कुछ भी कर लेते हैं, मान लीजिए 3 ही कर लिए, ठीक है, तो 2 + 3 4 + 3 6 + 3 8 + 3, हर एक में हमने 3 3 3 3 ऐड कर लिया, तो क्या बन गया 2 + 3 4 + 3 6 + 3 8 + 3, तो कितना बन गया 5 7 9 11, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, ये भी एक एपी है, जरा ध्यान से देखिए, तो आपका ये भी एक एपी है, ठीक है। तो यही चीज है सबसे पहले कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब आप एपी के हर एक टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से ऐड करिएगा, ठीक है, फिर भी जो आपका रिजल्टेंट सीक्वेंस आता है वो एपी ही रहता है, ठीक है। किसी भी नॉन जीरो नंबर से हर एक टर्म को ऐड करने पर भी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आता है वो एक एपी ही रहता है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर आप घटा भी दे, ठीक है, इसी तरह अगर आप हर एक टर्म को, वाला कहां गया है, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर आप प्लस की जगह माइनस भी कर दे, ठीक है, मतलब 2 - 3 4 - 3 6 - 3 8 - 3, ठीक है, तो अब जो है ये क्या बन गया -1, ये रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या बनेगा -1 1 3 5। जरा ध्यान से देखिए, ये अब ये एक एपी है, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, तो अब भी ये एक एपी है, ठीक है, क्योंकि देखिए, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है 2 ही है, 1 - -1 2 3 - 1 2 5 - 3 2। तो जरा ध्यान से देखिए कि आपने किसी एपी के हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर से ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों करने पे रिजल्टेंट सीक्वेंस एक एपी ही आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि आप जोड़िए या घटाइए किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से, रिजल्टेंट सीक्वेंस एपी ही रहेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड और डिवाइड पर भी आते हैं, ठीक है, कि ये हो गया। चलिए, अच्छा एक और चीज इसमें देखिए कि आप कोई नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड किए थे, तो कितना बना था 2 + 3 4 + 3 6 + 3 8 + 3, ये बना था या नहीं बना था। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, तो 3 3 ऐड कर देने के बाद जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आया था उसका कॉमन डिफरेंस क्या था, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, उसका भी कॉमन डिफरेंस आपका 2 ही आ रहा है, और इस एपी का भी कॉमन डिफरेंस 2 ही आ रहा है, और साथ ही साथ आपने किसी नॉन जीरो कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है, उसके बाद भी उस एपी का कॉमन डिफरेंस 2 ही आ रहा है। इसका मतलब अगर आप किसी एपी के हर एक टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तब जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आता है वो एक एपी तो आता ही है, साथ ही साथ उस एपी का कॉमन डिफरेंस भी सेम ही रहता है, ठीक है। चलिए, मतलब प्रीवियस एपी के इक्वल ही होता है, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले पे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले पे। देखिए ध्यान से, अब क्या है कि मान लीजिए, चलिए वही एपी हम रहने देते हैं 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है, ये एक एपी है। अब आप इसमें किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए मैं 3 से ही करता हूं, अभी तक 3 चल रहा था, तो 2 × 3 4 × 3 6 × 3 8 × 3, तो क्या बन गया 6 12 18 24, ठीक है। अब भी जरा ध्यान से देखिए, ये एक एपी ही है, क्योंकि देखिए 12 - 6 6 18 - 12 6 12 24 - 18 6, यानी कि अभी इस किसी एपी के हर एक टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद भी रिजल्टेंट सीक्वेंस जो आता है एपी ही रहता है। तो मैंने जो लिखा है वो सब अभी तक फॉलो होता जा रहा है, ठीक है। अब यही डिवीजन के लिए भी फॉलो होगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं हटाता हूं, लेकिन एक चीज देखिए कि अब की बार कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। इस एपी का देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था 2, और इस एपी का
कितना आ रहा था 6 आ रहा है, यानी कि आपने अगर एपी के हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्टेंट सीक्वेंस का जो एपी रिजल्टेंट सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी पहले वाले एपी के कॉमन डिफरेंस के 3 गुना होगा। ठीक है, यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना था 2, यहां पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका 6। क्यों? क्योंकि एपी के हर एक टर्म को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया था, तो कॉमन डिफरेंस को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि रिजल्टेंट सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 6 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया होता तो कॉमन डिफरेंस भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, इस रिजल्टिंग सीक्वेंस का। अब यही चीज डिवीजन में भी फॉलो होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे, यही चीज डिवीजन में भी। तो अब 3 से ही डिवाइड कर दिए, 2/3, 4/3, 6/3, 8/3। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, अब ये एक एपी है। ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है 2/3, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2/3। तो अब जरा ध्यान से आप देखिए कि कॉमन डिफरेंस इस रिजल्टिंग सीक्वेंस का कितना है 2/3। तो आपने एपी को 3 से डिवाइड, एपी के हर एक टर्म को आपने 3 से डिवाइड किया, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आया वो भी एक एपी है, और साथ ही उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी पहले वाले एपी के कॉमन डिफरेंस का 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। ठीक है, तो अब ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये वाला जो है ये थोड़ा सा अजम्पशन है। ठीक है, ये अजम्पशन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समझिए कौन सा अजम्पशन है कि अगर जैसे है कि 3 नंबर्स इन एपी कैन बी टेकन एज a माइनस बी a प्लस डी। देखिए आपके अगर देखिए पहला 3 टर्म अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको 3 टर्म आपको मानना पड़ रहा है, ठीक है, किसी एपी के 3 टर्म को आपको अज्यूम करना पड़ रहा है। ठीक है, पहले के 3 टर्म को, किसी एपी के 3 टर्म को आपको अज्यूम करना पड़ रहा है, तो हम अज्यूम करते हैं a माइनस डी पहला टर्म, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। जरा ध्यान से देखिए, इसका भी, इस सीक्वेंस का भी कॉमन डिफरेंस d ही है, लेकिन पहला टर्म क्या बन गया a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। अच्छा, ये क्या है कि ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा अजम्पशन लिया गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि एपी का 3 टर्म है जिसका सम दिए हुए है कुछ और प्रोडक्ट दिए हुए है कुछ, तो देखिए अगर आप उस केस में a प्लस 2d, a प्लस डी और a प्लस 2d, अगर 3 टर्म a प्लस डी और a प्लस 2d लेंगे तो सम क्या आ जाएगा, सम आएगा आपका 3a प्लस 3d आ जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट भी कुछ आएगा a इंटू a प्लस डी इंटू a प्लस 2d, इस तरह का कुछ आएगा। ठीक है, अब ये दोनों का वैल्यू आपका कुछ कुछ दिए हुए है। ठीक है, mn। तो अब आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप a माइनस डी ए और a प्लस डी अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो अब जैसे ही ऐड करोगे a माइनस डी ए और a प्लस डी को, तो d और d कैंसिल हो जाएगा, सीधा आपका बचेगा 3a, और 3a दैट इज इक्वल्स टू m, देन a इज इक्वल्स टू m/3 हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू डायरेक्ट आपका आ जाएगा, और फिर a का वैल्यू इसमें रख दीजिए तो d का भी वैल्यू डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसीलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एपी के 3 टर्म को हम ज्यादातर अज्यूम करते हैं a माइनस डी ए और a प्लस डी। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन में पहले से टर्म दिए हुए हैं तो फिर हमें मानना ही नहीं है, लेकिन अगर मानना पड़ रहा है, ठीक है, अज्यूम करना पड़ रहा है, नहीं दिए हुए क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है 3 टर्म एपी का, तो हम ये अज्यूम करते हैं। इसी तरह से अगर हमें 4 टर्म अज्यूम करना पड़े एपी में, 4 टर्म, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। जरा ध्यान से देखिए कि अब जो ये सीक्वेंस है, ठीक है, जिसका टर्म हमने माना a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, अब जो इसका कॉमन डिफरेंस d नहीं रहा, अब इसका कॉमन डिफरेंस 2d बन गया, और पहला टर्म a नहीं है, a माइनस 3d है। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर भी हम a और a का वैल्यू निकाल के ये नहीं बोल रहे हैं कि पहले टर्म का वैल्यू है, क्योंकि अभी a पहला टर्म नहीं है, अभी पहला टर्म क्या है, a माइनस डी था इस केस में। उसी तरह इस केस में क्या है, पहला टर्म a माइनस 3d, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी और चौथा a प्लस 3d। इसको भी इसीलिए अज्यूम किया गया है, इसीलिए लिया जाता है क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, इसी तरह से 5 टर्म को लिया जाता है आपका a माइनस 2d, a माइनस डी, a और a प्लस डी,
और फिर a प्लस 2d। जरा ध्यान से देखिए, तो ऐसा अजम्पशन हर एक बार में 3 टर्म वाले में, 4 टर्म वाले में या 5 टर्म वाले में इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि d वाला टर्म कैंसिल हो जाए और डायरेक्ट a का वैल्यू निकल कर आ जाए, ठीक है। और फिर दूसरे इक्वेशन से डायरेक्ट a का वैल्यू रखने पर d का वैल्यू आ जाए, ठीक है। इसीलिए ऐसा अज्यूम किया जा रहा है, इसीलिए हम ऐसा लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब इससे आगे अगर 6 टर्म 7 टर्म का तो आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने 3 को लिया, 4 को लिया, 5 को लिया, इसी तरह से अब आप आगे का अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा की जरूरत ऐसे पड़ती नहीं है ऐसे जल्दी से, ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे नोट पे, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो क्या है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, तीसरा जो पॉइंट है वो है कि 2 एपी है, ठीक है। मान लीजिए A1 A2 A3 से लेके AN तक, n टर्म्स का एक एपी है, ठीक है। अच्छा, B1 B2 B3 से लेकर Bn तक n टर्म्स का एक दूसरा एपी है, ठीक है। 2 एपी और दोनों का नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n, ठीक है। अब इसके हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप अगर घटा दे, ठीक है, या जोड़ दे, यानी कि A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3, इसी तरह सो ऑन अप टू AN प्लस माइनस BN, ठीक है। आप ले ले, तो ये जो आपका सीक्वेंस आया, ठीक है, ये रिजल्टिंग सीक्वेंस, ये भी एक एपी रह जाएगा, ठीक है, ये भी एक एपी होगा। तो वही चीज कहा जा रहा है कि ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ 2 एपीज वी गेट एन एपी। अगर 2 एपी के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप घटाते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एक एपी ही प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे अगर आप देख लीजिए कि एक एपी है, मान लीजिए मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, या फिर इधर इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए और जल्दी से इसको लिखिए, ठीक है। मैं इधर से मिटाऊंगा, जल्दी इसको लिखिए। अब देखिए, मान लीजिए कि एक एपी है जिस 4 टर्म्स का, जिसका टर्म है 2 4 6 8 और दूसरा है 3 6 5 9, ठीक है। दोनों का दोनों तो एक एपी ही है। अब देखिए दोनों एपी के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 5 10 5 10 3 6 के बाद यहाँ 9 होगा, फिर यहाँ 12 3 6 9 12, ठीक है। तो अब आप ऐड कर दीजिए, तो 6 प्लस 14 9 प्लस 6 कितना 15 12 प्लस 8 20। देखिए तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आया क्या, ये भी एक एपी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो भी एक एपी ही आता है, ठीक है। अब सिमिलरली घटा करके भी देख लीजिए, 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 6 माइनस 2 6 माइनस 9 माइनस 3 8 माइनस 12 माइनस 4। देखिए जरा ध्यान से, ये भी एक एपी ही आ रहा है, ठीक है। तो एपी के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को आप जोड़िए, आप फिर घटाइए, ठीक है, आपको रिजल्ट एक एपी ही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको भी मैं हटा रहा हूं। अब आपका चौथा जो पॉइंट है प्रॉपर्टी, वो क्या है कि इन एन एपी द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिन एंड एंड इज ए कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जैसे देखिए कि जरा ध्यान से देखिए कि A1 A2 A3 से लेके AN तक, A1 A2 A3 से लेकर के AN माइनस 1 AN, ठीक है, यहां तक एक एपी है n टर्म्स का, ठीक है। ये एक मैंने एपी ले लिया n टर्म्स का, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो मैंने एपी लिया है, ये n टर्म्स का एक एपी ले लिया। अब देखिए शुरू से और अंत से इक्विडिस्टेंट पर जो टर्म है ना, उनका सम हमेशा कांस्टेंट आता है और वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आता है। जैसे इधर से पहला और इधर से इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, A2 प्लस AN माइनस 1। इसी तरह इधर से तीसरा, यानी कि इधर से भी तीसरा A3 प्लस इधर से भी तीसरा, यानी कि AN माइनस 2, ठीक है। इन दोनों का भी सम इस दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह A4 प्लस AN माइनस 3, ठीक है। ये सब इक्वल होता जाएगा आपका, जहां तक दो टर्म्स को आप क्लब करते जाएंगे इक्विडिस्टेंट को, ठीक है। और ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के
सम के इक्वल, ठीक है। अब देखिए इधर से आपने दूसरे टर्म तक जाने के लिए क्या किया, एक डी को ऐड किया, और इधर से इधर आने के लिए आपने क्या किया, एक डी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब दोनों को जब आज जैसे ही आपने ऐड किया तो ये a1 प्लस an के इक्वल ही तो आएगा, क्योंकि a1 में एक डी ऐड करने पे ये आया और एक डी सब्ट्रैक्ट करने पे ये आया, ठीक है। तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे डी और डी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वो भी तो a1 प्लस an के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह इसमें दो डी ऐड होगा, इसमें दो डी, इधर से तीसरे में दो डी सब्ट्रैक्ट होगा, तो उन दोनों को भी आप ऐड करोगे तो इन्हीं दोनों के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। और सबका सब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और दो तीन और पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर और थोड़ी देर पढ़ाया जाए तो। इससे आगे अब हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को प्रॉपर सीक्वेंस एंड सीरीज का वीडियो लगातार मिल रहा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच।